हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज में हम लोगों ने अब तक मैनेजमेंट का मीनिंग मतलब प्रबंध का अर्थ, मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स प्रबंध की विशेषताएं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के उद्देश्य तथा अभी पिछले क्लास में हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के महत्व पर चर्चा की। आज हम नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध की प्रकृति पर चर्चा करेंगे। मैनेजमेंट का नेचर मतलब मैनेजमेंट कैसा होता है, मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है या एक प्रोफेशन है। मतलब मैनेजमेंट की जो प्रकृति है, प्रबंध की जो प्रकृति है, उसको जानने का मतलब यह जानना है कि प्रबंध एक कला है अथवा एक विज्ञान है अथवा एक पेशा है। मैनेजमेंट उतना ही पुराना है जितना कि सिविलाइजेशन। हालांकि जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है उनका ओरिजिन बहुत रिसेंट है, लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड वर्क है वो तो सोसाइटी के शुरुआत से ही होता आ रहा है। मतलब कि जिस समय से हमारा सिविलाइजेशन शुरू हुआ उसी समय से मैनेजमेंट भी स्टार्ट हो गया। ये अलग बात है कि जो आधुनिक संगठन है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है, उनका जो ओरिजिन है, उद्गम है, बिल्कुल नया है, एकदम रिसेंट में हुआ है। लेकिन जो संगठित कार्य हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्क हैं, वो तो सिविलाइजेशन के एंशिएंट टाइम से ही होते आ रहे हैं। मतलब संगठित कार्य, ऑर्गेनाइज्ड वर्क, ये जो आपका सिविलाइजेशन है उसके एंशिएंट टाइम से, प्राचीन समय से ही होते आ रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को ही वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर मान सकते हैं जो कि एक सिविलाइज्ड सोसाइटी को अनसिविलाइज्ड सोसाइटी से अलग करता है। कहने का मतलब है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसको एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर, एक विशिष्ट लक्षण, एक विशेष लक्षण माना जा सकता है जो कि एक सभ्य समाज और असभ्य समाज को अलग करता है। मैनेजमेंट इज as old as civilization. Although modern organizations are of recent origin, organized society has existed since the time of the ancient civilizations. In fact, organizations may be considered the distinguishing feature that separated civilized society from uncivilized ones. The earliest management practices were a set of rules and regulations that grew out of the experiences of governmental and commercial activities. The development of trade and commerce gradually led to the development of management principles and practices. Earlier time में मैनेजमेंट के जो प्रैक्टिसेस थे वो रूल एंड रेगुलेशंस थे जो कि गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज के एक्सपीरियंस से पैदा हुए थे। ट्रेड और कॉमर्स के डेवलपमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है, प्रैक्टिसेस है, उसका भी डेवलपमेंट हुआ। ये जो टर्म मैनेजमेंट है आज कई अर्थों में प्रयुक्त होता है जो कि इसके नेचर के डिफरेंट कॉनोटेशंस को शो करता है। कहने का मतलब है कि प्रबंध जो शब्द है उसे आज कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है जो कि इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं।
प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ है। यह प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरण तथा सिद्धांतों के संबंध समूह दोनों पर आधारित रहा है। बीते समय में इसका एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ है, जिसकी अपनी विशिष्ट विशेषताएं हैं। लेकिन प्रबंध की प्रकृति से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है या फिर दोनों है। इसका उत्तर देने के लिए आइए कला एवं विज्ञान दोनों की विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट कहां तक इनको पूरा करता है। यहां पर लिखा भी है, द टर्म मैनेजमेंट टुडे हैज सेवरल डिफरेंट connotations that highlight the different aspects of its nature. The study of management has evolved over a period of time along with the modern organizations based both on the experience and practice of managers and a set of theoretical relationships. Over a period of time, it has grown into a dynamic subject with its own special characteristics. एक बार फिर से हिंदी में बता रहा हूं, प्रबंध उतना ही पुराना है जितना कि हमारी सभ्यता। हालांकि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, आधुनिक संगठन का जो उद्गम है, जो ओरिजिन है, वो अभी हाल में ही हुआ है, नया है। लेकिन जो संगठित कार्य हैं, ऑर्गेनाइज्ड वर्क हैं, वो सभ्यता के प्राचीन समय से ही होते रहे हैं। मतलब जो हमारा सिविलाइजेशन है, उसके एंशिएंट टाइम से ही सिविलाइज्ड वर्क होता रहा है। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, यही एक्चुअल में वो विशिष्ट लक्षण है जो कि एक सभ्य समाज को असभ्य समाज से अलग करता है। मतलब अगर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर काम करते हैं तो सिविलाइज्ड सोसाइटी है, और अगर हम ऑर्गेनाइज्ड होकर काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो अनसिविलाइज्ड सोसाइटी है। स्टार्टिंग में मैनेजमेंट का जो भी प्रैक्टिस था, मतलब कि प्रारंभ में प्रबंध का जो भी व्यवहार उपयोग में लाया जाता था, ये वो सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस था जो कि गवर्नमेंट एंड कॉमर्शियल एक्टिविटीज के एक्सपीरियंस से पैदा हुआ था। मतलब प्रबंध के प्रारंभ के व्यवहार वे नियम एवं कानून थे जो कि सरकारी एवं वाणिज्यिक क्रियाओं के अनुभव से पैदा हुए थे। व्यापार एवं वाणिज्य के विकास से क्रमशः प्रबंध के सिद्धांत एवं व्यवहारों का विकास हुआ है। प्रबंध शब्द, मैनेजमेंट टर्म आज कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है, जो कि इसकी प्रकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। प्रबंध के अध्ययन का विकास बीते समय में आधुनिक संगठनों के साथ साथ हुआ है। यह प्रबंधकों के अनुभव एवं आचरण तथा सिद्धांतों के संबंध समूह, इन दोनों पर आधारित रहा है। बीते समय में प्रबंध का एक गतिशील विषय के रूप में विकास हुआ है, जिसकी अपनी अलग विशेषताएं हैं। लेकिन प्रबंध की प्रकृति को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है या फिर दोनों है। कुछ लेखक, कुछ राइटर्स प्रबंध को एक विज्ञान मानते हैं। कुछ राइटर्स का मानना है कि मैनेजमेंट एक क्या है, साइंस है, क्योंकि इसमें हम लोग ऑब्जर्वेशन और
एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ जो प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट का वो सब प्रोपाउंड किया गया है। कुछ राइटर्स का मानना है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, क्योंकि मैनेजमेंट में प्रैक्टिस का बहुत ज्यादा जरूरत होता है, अभ्यास की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है। और कुछ लेखक ये मानते हैं कि जो मैनेजमेंट है, प्रबंध है, वो पेशे के मार्ग पर जा रहा है, मतलब एक तरह का पेशा है, प्रोफेशन है। तो ये कंक्लूजन निकालने के लिए कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है या प्रोफेशन है, हम लोगों को साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का मीनिंग जानना होगा, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इनकी जो विशेषताएं हैं उसको समझना होगा, और तब जाकर मैनेजमेंट का जो मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स है इससे उसका कंपैरिजन करके हम जान पाएंगे कि ये एक्चुअल में साइंस है, आर्ट है या आपका प्रोफेशन है। तो आइए हम देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रबंध एक कला के रूप में। अब सवाल उठता है, कला क्या है? इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग कला है। आर्ट क्या है? आर्ट इज द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। वांछित परिणाम, इच्छित परिणाम को पाने के लिए जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, वर्तमान ज्ञान है, उसका स्किलफुल और पर्सनल एप्लीकेशन, दक्षतापूर्ण एवं व्यक्तिगत उपयोग ही कला है, आर्ट है। इसे अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव से प्राप्त किया जा सकता है। इट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू स्टडी, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। अब चूंकि कला का संबंध ज्ञान के व्यक्तिगत उपयोग से है, इसलिए अध्ययन किए गए मूलभूत सिद्धांतों को व्यवहार में लाने के लिए एक प्रकार की मौलिकता एवं रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। सिंस आर्ट इज कंसर्न्ड विथ पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, some kind of ingenuity and creativity is required to practice the basic principles learned. कला के आधारभूत लक्षण इस प्रकार हैं। The basic features of an art are as follows. तो कला की पहली विशेषता है existence of थ्योरिटिकल नॉलेज, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कला के लिए, आर्ट के लिए सैद्धांतिक ज्ञान विद्यमान होता है, मतलब आर्ट के लिए थ्योरिटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करता है। विशेषज्ञों ने अपनी अपनी कला के क्षेत्र में कुछ आधारभूत सिद्धांतों की उत्पत्ति की है। उदाहरण के लिए नृत्य, अभिनय अथवा संगीत के क्षेत्र में साहित्य विद्यमान है। कला यह मानकर चलती है कि कुछ थ्योरिटिकल नॉलेज पहले से है, कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए नृत्य, जन संबोधन मतलब भाषण, कला अथवा संगीत पर साहित्य सर्वमान्य है। यहां लिखा भी है, आर्ट प्रीसपोजेस द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन theoretical knowledge. Experts in their respective areas have derived certain basic principles which are applicable to a particular form of art. For example, literature on dancing, public speaking, acting or music is widely recognized
आर्ट में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि कोई ना कोई थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस में है। अपने अपने एरिया के जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग बहुत से प्रिंसिपल, सिद्धांत वगैरह बनाकर गए हैं जो कि कला की विशेष परिस्थिति में लागू होता है। आप लोग को पता है जैसे कि म्यूजिक के लिए लिटरेचर अवेलेबल है, सा रे गा मा पा, जो साथ है इसी पर ना है पूरा म्यूजिक। अब ये अलग बात है कि भाई इसी साथ ये जो सुर हैं इसको अलग अलग सिंगर जो है वो अपने अपने तरीके से यूज में लाता है, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज तो है ही, कुछ सैद्धांतिक ज्ञान तो है। तो ये पहला खूबी है आर्ट का कि जो भी आर्ट है उसका कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज, कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से ही एग्जिस्टेंस में होगा। ठीक है। दूसरी बात, आर्ट की दूसरी विशेषता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, व्यक्तिगत योग्यतानुसार उपयोग, मतलब व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग। अभी हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि आर्ट ये मानकर चलता है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है, मतलब कि सर्टेन थ्योरेटिकल नॉलेज पहले से एग्जिस्टेंस में है। अब ये जो मूलभूत ज्ञान है इसका उपयोग अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। इसी कारण से आर्ट को पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है, व्यक्तिगत अवधारणा माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर दो डांसर हैं, दो स्पीकर हैं, दो आर्टिस्ट हैं, दो राइटर हैं, तो उन सभी का जो आर्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन है वो अलग अलग होगा। मतलब अगर दो डांसर हैं तो दोनों के डांस का जो तरीका होगा, मतलब कि उनमें जो कला है, जो आर्ट है, उसको अगर वो पब्लिक के सामने डिमॉन्स्ट्रेट करें अलग अलग, तो उन दोनों का तरीका थोड़ा बहुत अलग होगा। दो स्पीकर हैं, दो स्पीकर के बोलने का तरीका अलग अलग होगा। दो आर्टिस्ट हैं, दो एक्टर हैं, दोनों का जो एक्टिंग करने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। दो राइटर्स हैं, दोनों राइटर का जो लिखने का तरीका होगा वो अलग अलग होगा। यहां लिखा है द यूज ऑफ दिस बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, देयरफॉर आर्ट इज ए very personalized concept. For example, two dancers, two speakers, two actors or two writers will always differ in demonstrating their art. तो दो विशेषताएं निकली। पहली विशेषता है कि आर्ट यानी कि कला यह मानकर चलती है कि पहले से कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस में है। कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है। और दूसरा, ये जो सैद्धांतिक ज्ञान है, ये जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसका इस्तेमाल अलग अलग इंडिविजुअल, अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। और इसी कारण से आर्ट को एक व्यक्तिगत अवधारणा माना जाता है, पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट माना जाता है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन इसका जो मतलब कि एप्लीकेशन है वो अलग अलग होता है। जैसे कि दो डांसर, दो सिंगर, ठीक है, इनका जो आर्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन है, इनकी कला का जो प्रदर्शन है, उसमें भिन्नता जरूर होगी। आर्ट की तीसरी विशेषता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। जितना भी आर्ट होता है वो सब का सब प्रैक्टिकल होता है, सभी कला व्यवहारिक होती है। कला एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज का क्रिएटिव प्रैक्टिस है। कला
वर्तमान सिद्धांतों के ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। हम लोग सभी जानते हैं कि संगीत 7 सुरों पर आधारित है, लेकिन किसी संगीतकार की संगीत रचना विशिष्ट अथवा भिन्न होती है, यूनिक होती है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह इन सुरों का किस प्रकार से संगीत सृजन में प्रयोग किया गया है। ये उसकी अपनी व्याख्या होती है। एक बार फिर से, कला के क्षेत्र में मतलब आर्ट के एरिया में केवल थ्योरेटिकल नॉलेज सफिशिएंट नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। प्रत्येक कलाकार के पास उस ज्ञान को लागू करने के लिए, प्रयोग करने के लिए कौशल और सृजनात्मकता होनी चाहिए। उदाहरण के लिए हम फिर से मान लेते हैं कि सभी संगीतकार एक समान राग सीखते हैं, परंतु वे इन रागों को, सुरों को अपने व्यक्तिगत कौशल और सृजनात्मकता के अनुसार प्रयोग करते हैं, जो उन्हें अलग अलग बनाता है। मैनेजमेंट में भी सारे मैनेजर्स समान प्रबंधकीय विचारों और सिद्धांतों को सीखते हैं। मतलब मैनेजमेंट में जितने भी मैनेजर्स हैं, उन सभी को एक ही जैसा थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रिंसिपल सिखाया जाता है, परंतु व्यक्तिगत कौशल और सृजनात्मकता का प्रयोग करके विभिन्न स्थितियों के अंतर्गत वे इन सिद्धांतों का कितनी अच्छी तरह प्रयोग करते हैं, इस पर उनकी दक्षता निर्भर करती है। इसी कारण से ये जो मैनेजमेंट है उसको हम लोग आर्ट मानते हैं। यहां लिखा है, ऑल आर्ट इज प्रैक्टिकल। आर्ट involves the creative practice of existing theoretical knowledge. We know that all music is based on 7 basic notes. However, what makes the composition of a musician unique or different is his use of these notes in a creative manner that is entirely his own interpretation. जिस तरीके से जो संगीतकार है वो संगीत के 7 सुरों को अपने इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या के अनुसार क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल में लाता है, ताकि उसका जो संगीत है वो बाकी लोगों से अनोखा हो, यूनिक हो, अलग हो। ठीक है, उसी प्रकार से मैनेजमेंट में भी जितने मैनेजर्स हैं उनको एक ही जैसा नॉलेज दिया जाता है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए हर एक मैनेजर को खुद से डिसाइड करना पड़ता है कि इस सिचुएशन में वो क्या करे। मतलब मैनेजमेंट भी एक तरह का क्रिएटिव है, रचनात्मकता वहां भी है। तो हम लोगों ने आर्ट की 3 विशेषताओं को जाना। पहला कि आर्ट के लिए यह मानकर चला जाता है कि थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्टेंस में है। आर्ट जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज का पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है, व्यक्तिगत इस्तेमाल है। और तीसरा, ये जो आर्ट है ये आपका प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पर बेस्ड होता है। ठीक है, तो अब ये जो हम आर्ट का खूबी देखे, अब हम लोग मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट जो है ये आर्ट के क्राइटेरिया को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है इसको भी देखते हैं हम लोग। मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी एन आर्ट सिंस इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि मैनेजमेंट को हम आर्ट कह सकें? A successful manager practices the art of management in the day-to-day job of managing an enterprise based on study, observation, and experience. There is a lot of literature available in various areas of management like marketing,
finance, and human resources, which the manager has to specialize in. There is existence of theoretical knowledge. प्रबंध एक कला है क्योंकि यह कुछ विशेषताओं को या कला की जो विशेषताएं हैं उनको पूरा करती है। पहला क्या है कि एक सफल प्रबंधक प्रबंध कला का इस्तेमाल इंटरप्राइज के उद्यम के दिन प्रतिदिन के प्रबंध में उपयोग करता है, जो कि अध्ययन, अवलोकन एवं अनुभव पर आधारित होती है। प्रबंध के विभिन्न क्षेत्र हैं जिनसे संबंधित पर्याप्त साहित्य उपलब्ध हैं। ये क्षेत्र हैं विपणन मार्केटिंग, वित्त फाइनेंस एवं मानव संसाधन ह्यूमन रिसोर्सेज, जिनमें प्रबंधक को विशिष्टता प्राप्त करनी होती है। इनके सिद्धांत पहले से ही विद्यमान हैं। एक सक्सेसफुल मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट आर्ट का इस्तेमाल किस चीज में करता है? इंटरप्राइज के डे टू डे जॉब को मैनेज करने में। वो जो कुछ यूज में माने जो कुछ वो प्रैक्टिस में लाता है, ये किस पर बेस्ड होता है? स्टडी पर, ऑब्जर्वेशन पर और एक्सपीरियंस पर। बहुत सारे एरियाज मैनेजमेंट में हैं जिनमें सफिशिएंट लिटरेचर या बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। ये एरिया कौन कौन सा है? मार्केटिंग में लिटरेचर अवेलेबल है, मैनेजमेंट में, फाइनेंस में अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्स में अवेलेबल है। ये जो लिटरेचर इस एरियाज में अवेलेबल है, इसमें मैनेजर्स को स्पेशलाइजेशन लेना होता है और इसका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है। दूसरा, there are various theories of management as propounded by many management thinkers, which prescribe certain universal principles. A manager applies these scientific methods and body of knowledge to a given situation, an issue, or a problem in his own unique manner. A good manager works through a combination of practice, creativity, imagination, initiative, and innovation. A manager achieves perfection after long practice. Students of management also apply these principles differently depending on how creative they are. कहने का मतलब है कि प्रबंध के विभिन्न सिद्धांत हैं, मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनका प्रतिपादन कई प्रबंध विचारकों ने दिया है, मतलब प्रोपोनेंटेड बाय मेनी मैनेजमेंट थिंकर्स, तथा जो कुछ सर्वव्यापी सिद्धांतों को अधिकृत करते हैं। मतलब ये जो मैनेजमेंट थिंकर्स ने जो वेरियस मैनेजमेंट थ्योरी प्रोपाउंड की है, इनमें से कुछ यूनिवर्सली अप्लाई की जाती हैं। कोई भी मैनेजर, कोई भी प्रबंधक इन साइंटिफिक मेथड्स एंड नॉलेज को दिए गए सिचुएशन में अथवा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अपने तरीके से इस्तेमाल में लाता है। एक अच्छा मैनेजर वो है जो प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इनिशिएटिव, इमेजिनेशन और इनोवेशन, इन सभी को मिलाकर काम करता है। मतलब एक अच्छा प्रबंधक वह है जो व्यवहार, रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, पहल क्षमता आदि को मिलाकर काम करता है। एक प्रबंधक एक लंबे अभ्यास के बाद ही संपूर्णता को प्राप्त करता है। मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि प्रबंध के जो विद्यार्थी हैं, वो भी अपनी
सृजनात्मकता के आधार पर, मतलब क्रिएटिविटी के बेसिस पर, इन सिद्धांतों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया था ना म्यूजिक वाला, संगीत के 7 सुर हैं, लेकिन अलग अलग संगीतज्ञ उन सुरों का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल में लाते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट में बहुत सारे सिद्धांत हैं जिनका प्रतिपादन प्रबंध के विचारकों ने किया है। कुछ सिद्धांत सर्वव्यापी लागू होते हैं। अब ये जो सिद्धांत हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, इनको मैनेजर गिवन सिचुएशन को देखते हुए सोच समझकर अप्लाई करता है। मतलब ये उसकी अपनी क्रिएटिविटी है। इस कारण से हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं। तीसरी बात, ए मैनेजर applies this acquired knowledge in a personalized and skillful manner in the light of the realities of a given situation. He is involved in the activities of the organization, studies critical situations, and formulates his own theories for use in a given situation. This gives rise to different styles of management. एक प्रबंधक इस प्राप्त ज्ञान का परिस्थिति जन्य वास्तविकता के परिदृश्य में व्यक्ति अनुसार एवं दक्षता अनुसार उपयोग करता है। मतलब एक मैनेजर जो है, उसके पास में जो एक्वायर्ड नॉलेज है, जो ज्ञान है, उसका इस्तेमाल वो परिस्थिति की जो वास्तविकता है उसको देखते हुए पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल तरीके से करता है। मैनेजर ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, क्रिटिकल सिचुएशंस का स्टडी करता है और अपने जो थ्योरी है उसको क्रिएट करता है, जिसको वो दिए गए सिचुएशन में, गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो यूज में ला सकता है। इसी कारण से मैनेजमेंट के डिफरेंट स्टाइल्स का ओरिजिनेशन भी हो रहा है। एक मैनेजर एक्वायर्ड नॉलेज का इस्तेमाल सिचुएशन की रियलिटी को देखते हुए पर्सनलाइज्ड और स्किलफुल मैनर में करता है। वह संगठन की गतिविधियों में लिप्त रहता है, नाजुक परिस्थितियों का अध्ययन करता है एवं अपने सिद्धांतों का निर्माण करता है, जिन्हें दी गई परिस्थितियों के अनुसार उपयोग में लाया जा सकता है। इससे प्रबंध की विभिन्न शैलियों का जन्म होता है। सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक वह होते हैं जो समर्पित हैं, जिन्हें उच्च प्रशिक्षण एवं शिक्षा प्राप्त है। उनमें उत्कट आकांक्षा, स्वयं प्रोत्साहन, सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता जैसे व्यक्तिगत गुण हैं तथा वह स्वयं एवं संगठन दोनों के विकास की इच्छा रखता है। The best managers are committed and dedicated individuals, highly trained and educated with personal qualities such as ambition, self-motivation, creativity and imagination, a desire for development of the self and the organization they belong to. All management practices are based on same set of principles. What distinguishes a successful manager from a less successful one is the ability to put these principles into practice. एक बार इन शॉर्ट फिर से रिपीट करते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, प्रबंध एक कला के रूप में। आर्ट क्या है?
इच्छित परिणाम, वांछित परिणाम पाने के लिए व्यक्तिगत कौशल एवं ज्ञान का प्रयोग करना। कला की कुछ विशेषताएं हैं, आर्ट की कुछ खूबियां हैं। पहली खूबी है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, मतलब आर्ट में यह माना जाता है कि कुछ न कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज लिटरेचर अवेलेबल है। ऐसा लिटरेचर मैनेजमेंट में भी अवेलेबल है। दूसरा, प्रैक्टिकल नॉलेज, मतलब जो थ्योरेटिकल नॉलेज है उसको प्रैक्टिकल यूज में लाना होता है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी मैनेजर्स के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है और वो उस थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने डे टू डे अफेयर्स में, डेली प्रैक्टिस में यूज में लाते हैं। तीसरी खूबी जो है आर्ट की, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड क्रिएटिविटी, ज्ञान और कौशल का व्यक्तिगत प्रयोग एवं सृजनात्मकता। आर्ट में क्या होता है कि जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसका इस्तेमाल करते समय क्रिएटिविटी भी साथ में रखी जाती है। यही काम मैनेजमेंट में भी होता है। जो नॉलेज है उसको स्किलफुल और क्रिएटिव मैनर में इस्तेमाल में लाया जाता है। जिस तरीके से दो म्यूजिशियन, दो डांसर अपने थ्योरेटिकल लिटरेचर को पढ़ते तो सेम तरीके से हैं, लेकिन जब वो डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, जब वो इस्तेमाल में लाते हैं, तो उनका तरीका अलग अलग होता है। और एक बात और है कि आर्ट के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट के लिए भी मैनेजर्स को अभ्यास की आवश्यकता होती है। तो मैनेजमेंट को हम आर्ट क्यों मानते हैं? पहला बात तो मैनेजमेंट के बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सब पर सफिशिएंट लिटरेचर अवेलेबल है। मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स और टेक्निक, इसका क्रिएशन किया है। दूसरी बात, मैनेजर्स अपने थ्योरेटिकल नॉलेज का प्रैक्टिकल यूज करते हैं। तीसरी बात, जो भी मैनेजर है वो जिस यूनिट का मैनेजमेंट का काम देख रहा होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वो अपना पर्सनल स्किल का इस्तेमाल में लाता है। उसको मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए समय समय पर अपना व्यक्तिगत कौशल, अपना पर्सनल स्किल को सामने लाना पड़ता है। चौथी बात, मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। अब जैसे डांस है, ऐसा नहीं कि हर गाने में एक ही जैसा डांस होने लगेगा। डांस भी डिपेंड करता है गाने के सिचुएशन पर, है ना। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट भी परिस्थिति जन्य है, सिचुएशनल है। अर्थात कोई भी मैनेजमेंट अपने आप में बेस्ड नहीं है। हर एक मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशन से निपटने के लिए अपने नॉलेज और स्किल का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैनेजमेंट का जो आर्ट है उसको सीखा जा सकता है और लगातार अभ्यास से, रेगुलर प्रैक्टिस से उसमें एक्सपर्टनेस, स्पेशलाइजेशन पाया जा सकता है। तो इसी कारण से हम लोग मैनेजमेंट को एक आर्ट मानते हैं। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे साइंस क्या होता है, साइंस की खूबियां, और हम लोग मैनेजमेंट को साइंस क्यों माने, मतलब वो साइंस का कौन कौन सा खूबी है जो कि मैनेजमेंट में भी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।